हिंद दोस्तों, क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर ये है। इसके बाद हमारी पूरी 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो इस पर हमने बात भी की कि 18वीं शताब्दी में यानी 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, जो कि मुगल वंश के लास्ट मजबूत राजा फॉर्मिडेबल किंग होते हैं, इसके बाद किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिनेरियो बदलता जाता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से मुग़ल में जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलती है और किस तरह से मुग़ल सिस्टम कोलैप्स करती जाती है धीरे धीरे करके। इसके बाद हमने बात की थी कि इसके बाद कुछ अटैक भी देखने को मिलते हैं, जैसे 1739 में नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली में। इसके बाद और भी अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे 1748 से लेकर 1761 तक अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफ़गान रूलर होता है, उसके द्वारा भी अटैक किया जाता है। इसके बाद हमने बात की न्यू स्टेट किस तरह से एमर्ज करते हैं, क्योंकि जो लास्ट के मुग़ल एम्पायर हैं उनको उनके नोबेल्स के द्वारा आप कह सकते हैं बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो नए नए स्टेट्स के इमरजेंस में सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से जो ओल्ड मुग़ल के प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, उन्हीं में नए स्टेट का इमरजेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद के इंडिपेंडेंट हैदराबाद के फाउंडर थे निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ओके, और ये जो फाउंडर हैं ये एम्पायर फारूक शाह के दरबार के एक पावरफुल मेंबर थे, एक पावरफुल नोबल थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि हैदराबाद के फाउंडर कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में आया है, यानी पिछले ही साल। हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह टू सेट हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विथ बेस इन हैदराबाद। यानी निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह का टाइटल किसने अडॉप्ट किया, जो एक इंडिपेंडेंट राजा बनता है हैदराबाद में, जिसका आधार होता है। ऑप्शन है हमारे पास कारतलब खान, बहादुर शाह, अलीवर्दी खान या चीन किलिच खान। तो देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको पूछा जा रहा है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह का वास्तविक नाम क्या था। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये अगर आप देख सकते हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी में डायरेक्टली हमें नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें कि कौन सी बातें, क्योंकि ऑफकोर्स ये बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं तो बहुत डिटेल में नहीं कवर किया गया, बट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर डिटेल में आएंगी चीज़ें। यही काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आपको स्वयं आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ें कवर करनी है। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में कवर्ड मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो यहाँ पे हैदराबाद में बारे में बात की गई है कि जो फाउंडर ऑफ आसफ जाह हाउस ऑफ हैदराबाद वाज किलिच खान। तो किलिच खान इसके फाउंडर थे, जिसे पॉपुलरली नोन एज निज़ाम उल मुल्क। ये पॉपुलरली किस नाम से पॉपुलर थे, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से। इट वाज जुल्फ़िकार खान हु हैड फर्स्ट कंसीव्ड द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन। यानी डेक्कन में सबसे पहले आइडिया आता है जुल्फ़िकार खान को कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के आइडिया को कंसीव करना है। लेकिन 1713 में उसकी डेथ हो जाती है और ये ड्रीम अनफुलफिल्ड रह जाती है। बाद में हमें पता है इसके विषय में कि अभी हमने देखा कि किस तरह से किलिच खान के द्वारा यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट है उसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने अवध के विषय में भी देखा था। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं दोबारा। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध वाज सादत खान। तो हमने इसके विषय में बात की है कि अवध के फाउंडर कौन है इंडिपेंडेंट अवध किंगडम के। आंसर है सादत खान, जिसका पॉपुलर नेम है बुरहान उल मुल्क। तो देखिए, यही बातें हैं जो दो नाम है यहाँ पे कि कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया गया किंग के द्वारा, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम के विषय में ही सवाल पूछा जा सकता है जनरली। इसके बाद देखिए, अगर बात करें बंगाल के विषय में, तो बंगाल का हमें पता है, हमने देखा ये मुर्शिद कुली खान फाउंडर है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल के। ये एक कैपेबल रूलर होते हैं और बंगाल को एक प्रोस्परस स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद 1727 में इसके जो सन होते हैं सुजाउद्दीन, इसके द्वारा इसे सक्सीड किया जाता है और इसके सक्सेसर सरफराज खान को किल्ड किया जाता है अलीवर्दी खान के द्वारा 1740 में, जो कि बिहार का गवर्नर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आइडिया देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, चीन किलिच खान। ओके, तो निज़ाम उल मुल्क के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके फाउंडर कौन है। तो जो हैदराबाद स्टेट उसके फाउंडर कौन है, निज़ाम उल मुल्क, उसका कोई अन्य नाम पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन CDS 2018 में पूछा गया है। पूछा जा रहा है अवध 18th सेंचुरी में जो अवध के फर्स्ट नवाब वजीर कौन बनते हैं। ऑप्शन है हमारे पास नवाब सफदरगंज, नवाब सादत अली खान, नवाब सुजाउद्दीन या फिर नवाब सादत खान। तो अभी हमने देखा करेक्ट आंसर इसका क्या है, नवाब सादत खान। ये दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बहुत बार लोग फाउंडर का नाम बुरहान उल मुल्क तो याद रखते हैं, बट यहाँ पे इनका ओरिजिनल नेम याद नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सादत खान। और पूरा नाम देखिए, ओरिजिनल नेम यहाँ पे नवाब सादत खान, लेकिन टाइटल अडॉप्ट किया गया बुरहान उल मुल्क का।
नाउ आगे बात करते हैं राजपूत के वतन जागीर की। देखिए हमने जब मुगल एम्पायर किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि अकबर के टाइम पे और भी बहुत सारे किंग के टाइम पे बहुत सारे राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली यहाँ पे सर्व करते हैं मुगल के अंडर। इन एक्सचेंज देवर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। इसके बदले में इन्हें वतन जागीर में ऑटोनॉमी दी जाती है। इन द 18th सेंचुरी दिस रूलर नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन। यानी 18th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है मुगल एम्पायर के धीरे धीरे पतन हो जाने के बाद कि जो एडजेसेंट रीजन है वहाँ पे रूलर्स अपने एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह के विषय में बताया जा रहा है वाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज हैं ये सूबेदारी जो कि रिच प्रोविंसेस है गुजरात और मालवा के उनमें सूबेदारी क्लेम करते हैं। राजा अजीत सिंह जो कि जोधपुर के हैं हेल्ड द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आम्बेर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वतन जागीर है वो धीरे धीरे बड़े एरिया का रूप ले रहा है। आगे देखिए बात की जा रही है इंपॉर्टेंट सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर वाज गिवन टू द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। सीजिंग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं सबसे पहले हमें सिख के विषय में पढ़ना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख का पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है। इससे क्या होता है जो रीजनल स्टेट बिल्डिंग है यानी क्षेत्रीय में जो स्टेट बिल्डिंग देखने को मिलता है जैसे पंजाब में वो यहाँ पे इसमें ये हेल्प होती है ये सिख की जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल कम्युनिटी में इसके द्वारा। और जो सेवरल बैटल है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फाउट किए जाते हैं अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699। यानी 1699 में खालसा की स्थापना के टाइम पे। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। तो इसके विषय में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिलता है और इस यहाँ पे सॉवरेन रूल की स्थापना की जाती है बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे कॉइन के स्ट्राइक करने की भी बात की जा रही है और यहाँ पे ओन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश किया जाता है सतलुज और जमुना रिवर के बीच। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। यानी गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर करते हैं खालसा को कि इनका जो बिलीफ है डेस्टिनी में कि ये रूल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है राज करेगा खालसा। देयर वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन था जिससे इन्हें हेल्प मिल रही थी एक सक्सेसफुल रेजिस्टेंस मुगल गवर्नर को देने में। उसके बाद अगर आप देखें तो जो अहमद शाह अब्दाली इसके विषय में हमने बात की ऑलरेडी जिसने रिच प्रोविंस को पंजाब और बाकी जगहों के ऑक्यूपाई किया था इसमें रेजिस्टेंस देने में काफ़ी मदद मिली खालसा की मजबूती के बाद। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765। तो यहाँ पे दोबारा कॉइन स्ट्राइक की जाती है 1765 में। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन और ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के टाइम पे जो कॉइन्स इशू किए जाते हैं उसी तरह का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ब्रीफ में बात की गई है बट बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग PYQ सीरीज़ में कवर करेंगे। नाउ देखिए बात करते हैं मराठा के विषय में। तो मराठा किंगडम अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम आती है जो कि 18th सेंचुरी में अगेन यहाँ पे आप पोजीशन में काफ़ी सस्टेन्ड पोजीशन में पहुँचती है। तो शिवाजी के विषय में बताया जा रहा है शिवाजी कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वेरियर फैमिलीज जिसे देशमुख कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट जिसे कुंभी पीजेंट्री कहा जा रहा है। इस पर सवाल भी आया हुआ है हम लोग देखेंगे। ये बैकबोन रहती है मराठा आर्मी की। और जो शिवाजी है यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। यानी जो पेनिनसुला है उनमें मुगल्स को चैलेंज करने के लिए छत्रपति शिवाजी इन फोर्सेस का यूज़ करते हैं। छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद इफेक्टिव पावर जो मराठा स्टेट में होती है वो फैमिली ऑफ चितपुवन ब्राह्मण्स को चली जाती हैं जो कि छत्रपति शिवाजी के सक्सेसर के रूप में काम करते हैं एज पेशवा। और इसके बाद मराठा किंगडम की कैपिटल बन जाती है पूना। दोस्तों यहाँ पे चौथ और सरदेश मुखी के विषय में बताया गया है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए चौथ का मतलब होता है चौथा हिस्सा और चौथा हिस्सा क्या होगा 25%। ओके तो ये 25% है लैंड रेवेन्यू का जो कि जमींदार के द्वारा क्लेम किया जाता है और डेक्कन में ये मराठाज के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा था। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया तो आप नाम से ही ध्यान रख सकते हैं चोट यानी चौथा हिस्सा। और एक्स्ट्रा टैक्सेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका नाम है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी लगभग 10% का टैक्स होता था लैंड रेवेन्यू में जो कि हेड रेवेन्यू कलेक्टर को पे किया जाता था डेक्कन में।
1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा एम्पायर काफ़ी एक्सटेंड करती है और ग्रेजुअली जो बाकी एरियाज है मुगल एम्पायर के उन्हें धीरे धीरे अपने अंडर करती हैं। मालवा और गुजरात को सीज किया जाता है मुगल्स के द्वारा 1720s में, लेकिन 1730s में अगर आप देखें तो जो मराठा किंग है वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, यानी पूरे डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं मराठा किंग्स। उसके बाद इनके पास राइट होता है जैसा कि अभी हमने बात की चोट और सरदेश मुखी की, एंटायर रीजन में ये टैक्सेस को लगा सकते हैं। और दिल्ली में रेड करने के बाद 1737 में जो मराठा फ्रंटियर्स हैं डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन देखने को मिलता है। राजस्थान, पंजाब और बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों में इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा एम्पायर यहाँ पे बन जाता है। मैप में भी हम लोग देखेंगे अभी। दिस वेर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वेर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी। तो देखिए ये डायरेक्टली मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इन्हें मराठा सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसके बदले में ट्रिब्यूट और टैक्सेस जिसकी अभी हमने बात की वो देनी पड़ती है। एक्सपेंशन ब्रॉट एनॉर्मस रिसोर्सेज, तो काफ़ी तेज़ी से जो एक्सपेंशन होता है इससे रिसोर्सेज काफ़ी बढ़ जाती है, बट इट केम एट अ प्राइस। दिस मिलिट्री कैंपेन ऑल्सो मेड अदर रूलर हॉस्टाइल टूवर्ड्स द मराठाज, तो लेकिन इसके बदले में कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस तरह से जो मिलिट्री कैंपेन्स किए जाते हैं, बड़े बड़े एरिया को कवर किया जाता है, इसमें क्या होता है जो अदर रूलर्स हैं वो भी हॉस्टाइल हो जाते हैं मराठा के खिलाफ, जिसमें एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और यहीं अगर आप देखें तो ये कल्मिनेशन जाकर के देखने को मिलता है पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। लेकिन इसमें मराठों को सपोर्ट नहीं की गई बाकी रूलर्स के द्वारा। इसका रीज़न हमने देखा कि जो बाकी लोकल किंगडम्स हैं वहाँ के राजा जो है वो हॉस्टाइल हो गए हैं मराठों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूट्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें मिलिट्री कैंपेन के अलावा तो मराठास डेवलप करते हैं एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, और इस तरह से एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एक बार कन्क्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाती है, मराठा रूल जहाँ पे सिक्योर हो जाता है, रेवेन्यू डिमांड को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकल कंडीशन के हिसाब से, और एग्रीकल्चर को इंकरेज किया जाता है और ट्रेड वापस से रिवाइव की जाती है। दिस अलाउड मराठा चीफ यानी जो सरदार होते हैं लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। इस पर भी सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले क्वेश्चन आया है, इसे भी हम लोग देखेंगे। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन द 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ सिटीज इन द रीजन। तो जो मराठा कैंपेन मालवा में हुआ 1720s में, इसमें चैलेंज नहीं देखने को मिला जो उस रीजन में जो सिटीज़ फ्लरिश कर रही हैं, प्रोस्पर कर रही थी उनमें। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर। ये भी हम लोग देखेंगे कि उज्जैन एक्सपेंड करता है सिंधियाज के पेट्रोनेज में और इंदौर एक्सपेंड करता है होलकर के प्रेजेंस में, और इस तरह से सिटीज़ यहाँ पे प्रॉस्पर करती हैं। तो मराठाज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अलग से एक वीडियो कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स के द्वारा पूछे गए हैं, तो एक साथ कंपाइल करके कवर करना सही रहेगा। नाउ देखिए आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है जाट का, इनके विषय में समझ लेते हैं। तो अदर स्टेट की तरह जाट भी कंसोलिडेट करते हैं अपने पावर को लेट 17 और 18 सेंचुरी में। इनके लीडर की बात की जा रही है चूड़ामन, ये एक्वायर करते हैं कंट्रोल को किन टेरिटरीज में, तो जो दिल्ली के वेस्ट में जो शहर हैं और 1680s तक ये इन रीजन को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। किन रीजन्स को, दिल्ली और आगरा जैसे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उन्हें। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो जाट काफ़ी प्रोस्परस एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम। और जो टाउन है जैसे पानीपत हो गया, बल्लभगढ़ हो गए, ये इन रीजन्स को डोमिनेट किया जाता है। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, यानी सूरजमल के द्वारा जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में भरतपुर का किंगडम उभर करके आता है। वह नादिर शाह sacked Delhi in 1739, many of the cities notable took refuge there। तो इस तरह से जब नादिर शाह दिल्ली को लूटता है 1739 में, तो बहुत सारे सिटी के नोटेबल्स जो लोग होते हैं वो यहाँ पे शरण लेते हैं। इनके बेटे के विषय में बताया जा रहा है, जवाहर शाह के विषय में 30,000 ट्रूप होती है इनकी, और यहाँ पे काफ़ी सारे मराठा और सिख ट्रूप को भी हायर किया जाता है मुगल्स से फाइट करने के लिए। वाइल द भरतपुर फोर्ट वाज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशन स्टाइल एट डिग द जाट बिल्ट एन एलाबोरेट गार्डन। तो यहाँ पे बहुत एलाबोरेट गार्डन भी अम्बेर और आगरा जैसे जगहों पे स्टाइल को कंबाइन करके बनाया जाता है। इट्स बिल्डिंग वेर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। तो इस तरह से रॉयल्टी भी देखने को मिलती है। इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जिसके विषय में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और इस पर वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी हम लोग डिटेल से वीडियोस कर लेंगे, उस टाइम पे बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रीफ में बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है उसके कारण।
दोस्तों इस लास्ट चैप्टर से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे मराठा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 50 से भी ज़्यादा सवाल यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं। इसी तरह से जाट के विषय में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी CAPF 2021 में ही पूछा गया, तो आप देख सकते हैं एक ही टॉपिक से भी बहुत बार कभी कोई क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जा रहा है 17th और 18th सेंचुरी में जाट पीजेंट लीडर के विषय में। तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गोकुल जाट आते हैं, फिर राजाराम जाट, फिर चुरामन जाट और फिर बदन सिंह। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 3, 2, 4, 1। लेकिन ये चीज़ अभी हमने देखी डायरेक्टली क्रोनोलॉजी में नहीं दी गई है। तो ये अगर आप ओल्ड NCERT देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर की गई हैं। तो जब हम लोग PYQ सीरीज़ करेंगे तो इन चीज़ों को दोबारा बहुत डिटेल से लेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करेंगे। उम्मीद है आपको ये NCERT की सीरीज़ पसंद आई होगी। और आपका सुझाव इस पर क्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग 8th क्लास के NCERT को स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी की भी NCERT को स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स, और पॉलिटी की तो चल ही रही है हमारी। नेक्स्ट पार्ट में प्रीएम्बल के विषय में बनाऊंगा और प्रीएम्बल को भी जल्द ही कवर करेंगे। और इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के तहत खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।